Today we'll discuss the remaining questions of NCERT for the chapter number 5 that is laws of motion. So पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. 5.24 है ये क्वेश्चन और यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिया हुआ है दैट इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ है और बॉडी का मास भी आपको दे रखा है, वो मैंने लिख भी लिया यहाँ अलग से, दैट इज़ 0.04 kg और कहता है कि सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस मोशन. तो ये किस टाइप का मोशन है वो ये बात कर रहा है कि आप इसके बताइए किस फिजिकल सिचुएशन में ऐसा होता होगा एंड व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉडी. और दो इम्पल्स जो आ रही हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, यानी एक तरीके से कह लें कि जब जब इम्पल्स में चेंज आया तो उन दोनों इम्पल्स के बीच का इंटरवल क्या था, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, एज वेल एज हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है इम्पल्स का. तो सबसे पहले हम ग्राफ का बताते हैं कि किस तरीके का ग्राफ है और हम इसमें से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ग्राफ बता रहा है कि 0 से लेकर और 16 सेकंड्स तक का दिया है, तो 0 से 2 तक स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है. तो स्ट्रेट लाइन के अंदर यानी पोजीशन और टाइम का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उसके अंदर जो स्लोप निकलेगा यानी जो वेलोसिटी निकलेगी, मैं इस पॉजिटिव यानी इसको किसी को भी एक साइड को नाम दे देते हैं ओ ए एंड बी. तो ओ ए के वेलोसिटी जो निकल रही है वो आफ्टर द पाथ फॉर द पाथ ओ ए निकल रही है, सो दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप फॉर दिस ओ ए लाइन. और वो स्लोप कितना निकलेगा, 2 इधर है और 2 इधर है, तो दैट कम्स आउट विद 2/2 दैट इज़ 1. सो आपके पास वेलोसिटी आ गई ओ ए के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी 1. अब सिंपल क्लियरली विजिबल है कि ये भी इंटरवल उतना ही है, 4 - 2 इज़ अगेन 2 और यहाँ हाइट तो उतनी ही थी, तो फिर से हम अगर स्लोप निकालें तो उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट क्योंकि ये डिक्रीज़ कर रहा है तो स्लोप विल ऑल्सो भी नेगेटिव. सो हमारे पास वेलोसिटी जो है ओ बी की जो आई है विच इज़ इक्वल टू -1 मीटर्स पर सेकेंड. तो हमें दो चीज़ें पता चली कि ये ग्राफ जो था कैसा था, ये स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों ही केसेस में जाते हुए डायरेक्शन वेलोसिटी की कुछ और थी, लेकिन जब ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन के बाद नेक्स्ट इंटरवल पे गया है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई. तो वेलोसिटी चेंज हो गई है लेकिन स्लोप फिर भी कांस्टेंट है, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ और ये वापस रिबाउंस बैक होके यानी कि कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और वहाँ से रिबाउंस बैक हुआ है. तो अब इसी के बेसिस पे हम इसका टाइम इंटरवल हमें मिल जाता है. टाइम इंटरवल कितना है कि एवरी 2 मिनट्स 2 या सेकेंड है, तो 2 सेकेंड्स के इंटरवल पे ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है. तो हमें ऑफ कोर्स डायरेक्शन बदलने के लिए कोई ना कोई कोलिजन हुआ होगा. तो जैसे हम एग्जांपल ले लें कि 2 वॉल्स हैं और आपने यहाँ से बॉल फेंकी और ये वापस रिवर्ट होके वापस आ गई, तो जाने के लिए वेलोसिटी 1 थी, वापस आने के लिए -1 थी, तो जाना और आना दोनों हुए हैं. तो जब जब कोलिजन ले रहा है तो क्या हुआ, 2 सेकेंड में कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद 2 सेकेंड में फिर एक कोलिजन हुआ, फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई और एवरी टाइम दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ. सो ये कोलिजन कैसा है, कंसेक्यूटिव कोलिजन्स कितने इंटरवल पर हो रहे हैं, तो इंटरवल जो हमें मिला वो मिला है t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड. तो इंटरवल मिल गया. अब हम इम्पल्स देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पल्स का हमसे मैग्नीट्यूड भी मांग रहा है. टाइम इंटरवल पूछा था वो हमने ले लिया, मैग्नीट्यूड दिखा देते हैं. अब हम मैग्नीट्यूड होता है इम्पल्स का mv फाइनल -mu दैट इज़ इनिशियल मोमेंटम. सो लेकिन यहाँ वो मांग रहा है मैग्नीट्यूड, तो डोंट बॉदर कि अगर माइनस भी आता है प्लस भी आता है, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बस, दैट इज़ इट. सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड्स की आ रही हैं. तो 0.04 आपको मास दे रखा था और वेलोसिटी जो है जाते वक्त आपकी वेलोसिटी और वापस आते वक्त वेलोसिटी देख लेते हैं. वेलोसिटी इज़ 1 एंड -1 है, बट आई जस्ट चेक दैट x क्या है, सेंटीमीटर में है. तो अगर ये सेंटीमीटर में तो मीटर पर सेकेंड जब आएगा तो 0.01 होना चाहिए. यहाँ पर भी 0.01 आना चाहिए विद नेगेटिव सिंबल. तो दोनों को चेंज कर देते हैं और 0.01 एंड 0.01 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. एक्चुअली अगर ये आपका ये वाला माइनस पहले आता है एंड माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, वो आपके पास सॉरी माइनस माइनस ही रहेगी वैल्यू. सो ये आ जाएगा 0. मैं लिख देती हूँ, ये जो ओ बी था दिस इज़ योर फाइनल वन, तो 0.01 माइनस में दिस माइनस इज स्टिल देयर एंड अगेन आप 0.01 पुट कीजिए. सो द आंसर विल कम आउट टू बी 0.02 हो जाएगा एंड दिस योर आंसर विल कम आउट टू बी -8 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. बट हमें माइनस बॉदर नहीं करना है क्योंकि वो क्या मांग रहा है, मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स दैट इज़ 8 × 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दिस इज़ अ फिगर बिंग गिवन टू यू. ये आपकी एनसीईआरटी की फिगर है
और 5.18 फिगर कहता है मैन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग विद दी 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन दी मैन। तो मैन के ऊपर कितनी नेट फोर्स लगी है, ये पार्ट तो बहुत ही ईजी टू कैलकुलेट हो गया, क्योंकि अगर वो रेस्ट पर खड़ा है, उन्होंने बोला स्टैंडिंग स्टेशनरी, तो सिर्फ एक्सेलरेशन किसका हुआ, सिर्फ कन्वेयर बेल्ट का हुआ, और कन्वेयर बेल्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से कर रही है, तो इसका मतलब मोशन में है, तो जो पर्सन की के ऊपर फोर्स लग रही है वो बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन लग रही है, एंड दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ए। सो उसने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द मैन, क्योंकि यहाँ उसने किसी फ्रिक्शन की बात नहीं की, और अभी उसने कहा कि जो एक्सेलरेशन था वो सिर्फ कन्वेयर बेल्ट का था, पर्सन स्टेशनरी था, तो पर्सन ने भी खुद कोई फोर्स नहीं लगाई है, तो एम ए सिर्फ फोर्स लगी, एंड देन ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितना मैन का वेट दे रखा है, आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द मैन इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the men's shoes and the belt is 0.2, up to what acceleration of the belt can the man continue to stationary relative to the belt। ओके एंड अच्छा ओके यहाँ दिया है मास इज इक्वल टू 65 kg आपको दे रखा है, तो 65 इंटू 1 आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, यू विल गेट 65 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट इज इजीली सॉल्व। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है, क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ा तो उसमें ये कहता है कि अगर बेल्ट के पास फ्रिक्शन होता और वो भी कितना है 0.2 फ्रिक्शन है, तो आप बताइए कि उसको हम कितना एक्सेलरेशन दे सकते हैं कि वो बिना गिरे उसे झेल ले। तो यानी कि व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट, यानी उसे पीछे की तरफ मूव ना करना पड़े, आगे की तरफ मूव ना करना पड़े, और वो स्टेशनरी रहे। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, लेकिन आर यहाँ कितना है, पर्सन का वेट, और पर्सन अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये ऊपर रिएक्शन हो गया, नीचे हो गया mg, तो ये आ गया आपके पास म्यू mg। लेकिन जब तक आपका ये फ्रिक्शन इस फोर्स के इक्वल है तब तक वो स्टेशनरी रहेगा, अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन एनफ नहीं होगा, फिर उस एक्सेलरेशन को, यानी जो न्यू फोर्स क्रिएट होगी उस न्यू फोर्स को वो फ्रिक्शन टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, उसको पर्सन को स्टेशनरी स्टिल चाहिए, तो हम इसको, ये फ्रिक्शन को और फोर्स को, ये वाली फ्रिक्शन फोर्स नहीं बल्कि जो न्यू एक्सेलरेशन वाली फोर्स आएगी उसको कंपेयर करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ न्यू फोर्स F जो होगी वो किसके बराबर होगी, एम ए डैश, क्योंकि वो न्यू एक्सेलरेशन की बात करें, मास तो चेंज हो नहीं सकता, सिर्फ एक्सेलरेशन बदला है, तो हम इसे और फ्रिक्शन को कंपेयर करते हैं। तो देयरफॉर एम ए डैश इज इक्वल टू म्यू एम जी, एम एंड एम बोथ साइड कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचा ए डैश इज इक्वल टू म्यू जी विच इज इक्वल टू 1.96 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन 2 पार्ट्स थे और दोनों पार्ट्स में ना बच्चा सिर्फ ये इतना सोच के अरे ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दे रखा है, पर्सन खड़ा कर रखा है, पता नहीं क्या पूछा होगा हमसे, तो वो उससे डर जाता है, ऑल्दो 1 या 2 स्टेप्स में ही आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनदर क्वेश्चन इज 5.27 क्वेश्चन है ये, और ये कहता है कि द हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg राइजेज विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन दे रखा है ए इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, मास दे रखा है हेलीकॉप्टर का 1000 ऑफ kg, द क्रू एंड द पैसेंजर्स वे 300 kg सॉरी। सो M1 ये कह लें हेलीकॉप्टर का, और M हम बोल दें पैसेंजर्स का, जितना भी मास था वो कितना था, 300 kg का मास था। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर्स। ओके, तो जब आपने क्रू और पैसेंजर की बात की है तो फिर हमें हेलीकॉप्टर का वेट नहीं लेना, फिर हमें पार्ट ए ले लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स कितनी होगी, जो उनका अपरेंट वेट होगा वो कितना है mg, लेकिन g के साथ क्योंकि वो राइज अप कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा g प्लस ए। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम कहते हैं रिएक्शन ऊपर एक्ट करता है, एक्शन नीचे एक्ट करता है, पर बॉडी ऊपर जा रही है, तो एम ए ऊपर की तरफ है लेकिन एम जी नीचे की तरफ है, तो आपके पास रिएक्शन क्या आ जाता है, वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी देख लीजिए, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ऑफ ए इक्वेशन बनती है आपकी, एक्शन माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू मोशन, एक्शन जिस तरफ होता है उसी तरफ का मोशन होता है, उसी को हम प्लस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आर को प्लस ले लिया, एम जी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी नेट फोर्स जो थी या नेट रिएक्शन जो होगा वो ये होगा, और जब आप यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना था, एम 300 था, सिर्फ पैसेंजर्स का चाहिए हमें, तो पैसेंजर्स एंड जी प्लस ए को आप ऐड कीजिए, यू विल गेट द आंसर 7500 न्यूटन। सो ये तो आ गई हमारा फर्स्ट केस। बी केस देखते हैं। एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द
हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग। ओके, हेलीकॉप्टर अब सराउंडिंग पर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। तो जब आपको हेलीकॉप्टर का फोर्स निकालना है तो बस कुछ नहीं है, सेम ही इक्वेशन रहेगा, लेकिन अब की बार आप हेलीकॉप्टर का मास भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अब बात क्या हो रही है, क्रू और पैसेंजर्स मिलकर प्लस द हेलीकॉप्टर वेट, तीनों मिलकर आपके बाहर सराउंडिंग पर फोर्स लगाएंगे। तो एम पी पैसेंजर्स का और M1 आपके हेलीकॉप्टर का वेट इनटू में G प्लस ए। सो ये टोटल आ जाता है, और अब इसमें हम वैल्यूज़ प्लेस कर दें तो वैल्यूज़ प्लेस करके आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास टोटल वेट आ जाता है 1300 एंड आपके पास G प्लस ए आ जाता है। आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 10, G की मैं 10 ले लेती हूँ और A की वैल्यू हम इधर की थी 15। सो आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 32500 न्यूटन आपके पास आंसर आता है। थर्ड कहता है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग। ओके, तो आपको पता है कि जितना हेलीकॉप्टर ने सराउंडिंग पे लगा है, सराउंडिंग भी उतनी ही फोर्स हेलीकॉप्टर पे लगाएगी। तो बाय सराउंडिंग जो फोर्स थी उसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, दैट यू कैन डायरेक्टली राइट एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जो एयर है वो लगा रही है एरोप्लेन पे, या जो भी हेलीकॉप्टर की बात हो रही है यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे, और हेलीकॉप्टर लगा रहा था एयर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ वी हैव NCERT क्वेश्चन नंबर 5.34 और क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन विद अ फिगर। क्वेश्चन इज टू बॉडीज A and B ऑफ मासेस 5 kg and 10 kg इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। तो आपने रिजिड वॉल के साथ जो है एक टेबल के ऊपर आपने इन दोनों बॉडीज़ को रख दिया है, फिगर आपको दिखाया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड दी, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है वो हम लिख देते हैं पहले। तो सॉल्यूशन देखते हैं। म्यू इट्स गिवन टू यू 0.15 और दोनों मासेस M1 5 kg, M2 10 kg, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। A force of 200 Newton is applied horizontally on A. What are the reaction of the partition? तो वो कह रहा है कि अगर आपने 200 दोनों बॉडीज रखी हुई थी, वॉल के साथ रखी हुई हैं, 200 न्यूटन फोर्स उनके ऊपर लगी है, तो रिएक्शन क्या होगा ऑफ द पार्टीशन, यानी कि रिएक्शन यानी वॉल जो है वो वापस कितनी फोर्स लगाएगी। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले तो फ्रिक्शन निकाल लें कि फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू आर हो गया। आर मतलब यहाँ इस वक्त हम दोनों बॉडीज़ की वजह से ले रहे हैं फ्रिक्शन। सो ये हो जाएगा म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से हम निकालते हैं। तो M1 M2 हमें पता है ये है 0.15 और M1 M2 की वैल्यू भी आपको पता ही होता है 15, यानी कि 5, ये 5 + 10 मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया, एंड इंटू 9.8। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 22.05। आप एक इक्वेशन में भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ करना था। हम कर क्या रहे हैं, आप इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम कंसिडर कीजिए। इस वक्त A भी एक ही है, यानी ये कॉमन कंप्लीट मास है, M1 प्लस M2 का सम टोटल इज M। इस पर एक फोर्स तो लग रही थी इस तरफ 200 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की, क्योंकि उन्होंने कहा है फ्रिक्शन है। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि जो एक्शन एक्ट करेगा वो क्या होगा, पूरी इस 200 में से हम ये फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो वही हम कर रहे हैं कि F नेट जो आपके पास आई वो हो गई 200 में से हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जैसे हम बोल रहे हैं 200 माइनस 22.05, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सो एज टू गेट द आंसर, और ये आता है 177.95। अब 177.5 क्योंकि 200 ज़्यादा था अमाउंट में, ये कम था, तो हमारी कहाँ किस डायरेक्शन में बच रही है, ये टुवार्ड्स योर राइट बच रही है। तो ये है टुवार्ड्स राइट, ठीक है। तो आपके पास टुवार्ड्स राइट जो है वो इक्वेशन बच जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ नेट फोर्स जो है वो टुवार्ड्स राइट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में पूछना है द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन द A एंड B। तो A और B के बीच में आपस में क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी। सो देखिए, ये तो जो हमने निकाली है नेट फोर्स निकाली है टुवार्ड्स दी वॉल, और क्योंकि पहले वाले पार्ट पर भी अभी नज़र पड़ी कि वो रिएक्शन मांग रहा है पार्टीशन का, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन बाय पार्टीशन वो हो जाएगा टुवार्ड्स लेफ्ट। ये जो फोर्स थी वो टुवार्ड्स राइट है, लेकिन पार्टीशन का जो रिएक्शन होगा टुवार्ड्स लेफ्ट होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, वो कितनी वैल्यू होगी, वो 177.95 ही होगी, क्योंकि जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन मिलता है। अब यही एक्शन रिएक्शन वो यहाँ पे भी मांग रहा है, ए का बी पे, बी का ए पे। तो पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए के ऊपर क्या क्या एक्ट कर रहा था, ए के ऊपर एक्ट कर रही थी ये 200 न्यूटन की फोर्स, ये मास ऑफ ए ले रहे हैं हम, ए बॉडी का मास ले रहे हैं, और उस पर एक्ट कर रहा था फ्रिक्शन।
ये वाला फ्रिक्शन, लेकिन कौन से वाली मास के लिए फ्रिक्शन लेंगे अब की बार हम दोनों सम टोटल का नहीं लेंगे। पहले हम जब सम टोटल का ले रहे थे तो वो वॉल पे लग रहा था, बट अब हमें ए ने बी पर लगाना है, तो हमें मास भी ए का ही लेना है। तो अब जो एफ नेट निकालें अगर हम ऑन ए, तो ए के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या हुई, टोटल अप्लाइड फोर्स जो थी उसमें से आप फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ए वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आया, वो 200 न्यूटन था हमारे पास। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखती हूँ, एफ माइनस म्यू एम ऑफ ए इंटू जी, ये लेंगे हम। और ये म्यू ऑफ मास ऑफ ए का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 7.35, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 192.65 न्यूटन। तो ये हमारी नेट फोर्स आ गई ए पे। अब सेम यही नेट फोर्स जो है, अच्छा ये जो फोर्स लग रही है ये कहाँ लग रही है, ये टुवार्ड्स योर राइट लग रही है, क्योंकि हमने ए ने बी पे लगाई है, तो ये कहाँ लगी है, राइट की तरफ। और अब जो नेट फोर्स लगाएगी बी ए पर वो कहाँ हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि क्या है, एक्शन जितना है उतना ही रिएक्शन है, लेकिन वो कहाँ एक्ट करेगी, वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो ये पार्ट बी भी हमारा सॉल्व हो गया, पार्ट ए भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये पार्ट ए था। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में क्या मांग रहा है, एक्शन रिएक्शन फॉर व्हाट हैपन्स व्हेन द वॉल इज रिमूव, यानी अब हम अगर वॉल को रिमूव कर दें तो क्या होगा, डज द आंसर टू बी चेंजेस, और जो बी का आंसर था क्या वो चेंज हो जाएगा, व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, इग्नोर द डिफरेंस ऑफ म्यू एस एंड म्यू के, यानी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफरेंस आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसे अवॉइड करें। तो अगर हम तब पार्टीशन हटाते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप पार्टीशन हटा दें, पहली वाली बात सिचुएशन में क्या था, अगर फिगर पे जाएं तो पहली सिचुएशन में था आपने 200 न्यूटन लगाया लेकिन वॉल ने उसे रोक लिया, और दूसरा हमें फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग में भी एक्ट कर रहा था, बट बॉडी मोशन में नहीं आई थी। बट अब अगर आप पार्टीशन हटा देंगे तो सिचुएशन हो जाएगी सी, देखते हैं, पार्टीशन रिमूव्ड, तो पार्टीशन को हमने रिमूव किया है, और अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, दोनों कंबाइंड बॉडीज़ थी यानी ए बी, और उनके ऊपर एक फोर्स लगी विच इज़ 200 न्यूटन, अपोजिंग में एक फ्रिक्शन फोर्स लगी, और आ गया मोशन विच इज़ एम ए, यानी कि जो नेट फोर्स थी हमारी कौन सी वाली, पहले वाले केस में, उसकी वजह से पहले तो वो मोशन नहीं करा पा रही थी, बट अब जब वॉल हट जाएगी तो उसकी वजह से मोशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस नेट को इससे एम ए से कंपेयर कर दें। एम यहाँ क्या है, एम टोटल है, तो टोटल मास है आपका, टोटल किसका, ए और बी दोनों का मिला के, तो हम ए निकाल लेंगे, ए कितना हो गया, अब एफ नेट बाय मास टोटल में क्या था, एम ए प्लस एम ऑफ बी, दोनों का मासेस हमें लेना है। और जब हम ये पुट करते हैं तो एफ टोटल एम जो आता है, एफ नेट जो आ रहा है वो 177.95, और दोनों का मास आ रहा है 15। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 11.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अब हमारे पास आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को यूज़ करके हमें निकालने के लिए बोला था उसने सेकेंड पार्ट में, एक्शन रिएक्शन पे क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन पे फ़र्क क्या पड़ेगा, सो हम वो निकाल लेते हैं अब हम। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ही इज़ आस्किंग, द पार्टीशन इज रिमूव्ड, चेंज इन बी आंसर, तो does the answer of B changes, so that next part he is asking. So we'll try to find out the answer of B part. B part was to finding out the action and reaction for the each bodies. We have calculated the acceleration. So now let us see what next he is asking. वो पूछ रहा है अब आप आगे कि what happens when the wall is removed, ये तो हमने कर लिया, वॉल रिमूव होगी तो मोशन आ गया। Does the answer to B, यानी B is action reaction forces on A and B. ओके, सो कहता है कि B का जो आंसर है क्या वो चेंज होता है, और हमने B के आंसर में निकाला था एक्शन रिएक्शन फोर्सेज A पे या B पे। तो हम देखते हैं कि A के ऊपर अब नेट फोर्स कितनी रही होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मास ऑफ A का। तो जब आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो A पर आया, सिर्फ MA पर, तो मास ऑफ A का इंटू एक्सेलरेशन, ये जो हमने कैलकुलेट किया था वो, और उस पर अप्लाई हो रही थी एक फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी F, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था फ्रिक्शन, तो ये हम कहते हैं इस पर फ्रिक्शन लग रहा था। तो ये तीन फोर्सेस लग रही थी, इन तीनों का डिफरेंस वो आपको नेट फोर्स दे देगा। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में मोशन शुरू हुआ वो डायरेक्शन तो आपकी F की होगी, तो मोशन जो है हम लेंगे कि आपके पास जो नेट फोर्स एक्ट की उसके अंदर से आप फ्रिक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये तो थी आपकी फोर्स जो नेट अप्लाइड हुई,
उसके अंदर से आपने मोशन अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नेट एक्सेलरेशन, एफ डैश बोल देते हैं इसको, नेट फोर्स ऑन ए आफ्टर रिमूवल ऑफ पार्टीशन। क्योंकि ये फोर्स, ये मोशन किस वजह से आया था? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो डिफरेंस बिटवीन द टू में से ये मोशन आया, लेकिन इस बार हम टोटल मोशन की बात नहीं कर रहे। पहले हमने जब मोशन लिया तो पूरी एंटायर बॉडी का लिया था, मतलब ए और बी दोनों इंक्लूड करके। राइट नाउ हम सिर्फ मास ए ले रहे हैं। तो हम कहते हैं ये एफ और एफ तो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। ये डिफरेंस हम जो था नेट फोर्सेस का वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो था हमारा 192.65। ये क्या था? अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन सब्ट्रैक्ट किया था सिर्फ मास ए का, तो वो हमने पहले कैलकुलेट कर दिए थे। फ्रिक्शन पे मास ए का, ए की बात हो रही है सिर्फ एक अकेले मास की, क्योंकि हम उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो अब की बार हमने टोटल मोशन, नहीं तो क्या होता कि इस डिफरेंस की वजह से ही तो मोशन आया था ना पूरी दोनों सिस्टम बॉडीज़ पे। तो अगर आप दोनों का लेते तो एफ माइनस एफ ए बी कि फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम डैश ए, तो एम टोटल लेना पड़ता तब हमें। ये नेट नहीं आती, ये नेट इसलिए आ रही है क्योंकि इस वक्त हम सिंगल मास ले रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये डिफरेंस था 192.65 और मास ए का दे रखा है आपको 5 इंटू एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज़ 11.86, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट एन आंसर 133.5 न्यूटन। और क्योंकि ये पॉजिटिव बचा तो ये भी किस डायरेक्शन में थी? टुवार्ड्स थी आपके पास राइट डायरेक्शन में। तो अब जो नेट बचेगा, क्योंकि यही मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, ये भी कहाँ होगा? राइट की डायरेक्शन में। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि अब जो नेट फोर्स ए पर आई है वो क्या हो गई? पहली वाली फोर्स से थोड़ा कम हो गई। अगर ऐसे ही हमें निकालना हो नेट फोर्स ऑन बी तो वो भी 133 पॉइंट, यानी रिएक्शन फोर्स तो वो भी इतनी होगी, लेकिन वो कहाँ होगी? अब ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी। जैसे हमने पहले कहा था कि ये राइट है तो ये दूसरी वाली रिएक्शन फोर्स लेफ़्ट होगी, ऐसे ही अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं ये राइट है तो ये दूसरी तरफ लेफ़्ट होगी। अगेन रिमाइंडिंग यू, इस इक्वेशन को लेकर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि बेटा ये हो रहा है पहले कि नेट फोर्स पहले इधर लग रही थी, रिएक्शन नेट इधर हो रहा था, तो एंटायर सिस्टम, जिस सिस्टम में इंक्लूडेड क्या था? एम ए प्लस एम बी। अगर सिर्फ इसके लिए इक्वेशन बनानी होती तो फिर हमारी इक्वेशन हो जाती कि एफ माइनस स्मॉल एफ शुड बी इक्वल टू एम ए प्लस एम ऑफ बी इंटू ए, और ये इक्वल होती क्योंकि इसी नेट फोर्स ने ये मोशन कराया था, लेकिन वो हमसे सिर्फ नेट फोर्स एक ही मांग रहा है। तो अगर एक ही मांग रहा है तो अब ये पूरा टोटल मास नहीं लेना, अब आपको सिर्फ एम ए लेना है। तो अब तो ऑब्वियस बात है क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट एम बी ए जो था वो हटा दिया है उसमें से, तो अब जो फोर्स नेट बचेगी वो आपकी नेट फोर्स ए पर होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स मांग रहा था एक्शन की, और यहाँ उसे रिएक्शन मिल रहा था। तो यहाँ हमने सिंपली उसकी नेट फोर्स ऑफ ए निकाली है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।